हेलो एंड वेलकम टू द ज्ञान गैलेक्सी। क्या आपको पता है राष्ट्रीय आय के आकलन में वृद्धावस्था पेंशन को शामिल नहीं किया जाता है, जबकि सेवानिवृत्त पेंशन को शामिल किया जाता है। और राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है, जबकि स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन वाणिज्य मंत्रालय ने किया था। तो आइए जानते हैं कि ये राष्ट्रीय आय क्या है, क्यों इसके लिए केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय बना है और वाणिज्य मंत्रालय बना था। आखिर में इस राष्ट्रीय आय होती क्या है, इसको हम लोग आज समझने की कोशिश करते हैं। तो राष्ट्रीय आय को समझने के लिए सबसे पहले हमको कुछ बेसिक कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। जैसे जीडीपी को समझना पड़ेगा, जीएनपी को समझना पड़ेगा। इसके अलावा ग्रास और नेट, इन दोनों में डिफरेंस समझना पड़ेगा। इसके बाद एनडीपी, एनएनपी को समझना पड़ेगा। ये चार चीज़ें हैं। इनके अलावा भी ये मार्केट प्राइस क्या होता है और फैक्टर कास्ट क्या होता है, यानी कि बाजार मूल्य क्या होता है और कारक लागत क्या होता है, इन सब चीज़ों को भी समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं जीडीपी। जीडीपी यानी कि ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसका फुल फॉर्म है ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, हिंदी में इसको बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। ये क्या है? सकल घरेलू उत्पाद किसी भी देश का उसके घरेलू सीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष में उसके नागरिकों या गैर नागरिकों के द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं का योग होता है। यानी कि कोई भी राष्ट्र हो, चाहे हमारा देश भारत हो, तो भारत में रहने वाले जितने लोग होंगे उन सभी लोगों को या उन सभी लोगों के द्वारा जो उत्पादन किया जाएगा, चाहे वो वस्तु का उत्पादन किया जाएगा या सेवाओं का उत्पादन किया जाएगा, उन सब का योग जो होता है वही हमारा जीडीपी कहलाता है। तो जीडीपी में कुछ छोटे छोटे शब्द आए हैं, जैसे है एक वित्तीय वर्ष। एक वित्तीय वर्ष, वित्तीय वर्ष किसको बोलते हैं? वित्तीय वर्ष बोलते हैं जैसे हम लोगों के देश में 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का जो समय होता है वो एक वित्तीय वर्ष कहलाता है। 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक के समय को कहते हैं एक वित्तीय वर्ष। इस अवधि के अंतर्गत जितने भी प्रोडक्ट के उत्पादन होंगे, चाहे सेवाओं के जो उत्पादन होंगे, उन सारे सेवाओं को जोड़ा जाता है और उसी के आधार पे हम लोगों की राष्ट्रीय आय को या जीडीपी को, जीएनपी को काउंट किया जाता है कि कैसे ये सारी चीज़ें जो है उस अवधि के अंतर्गत किस स्पीड से बढ़ी हैं, घटी हैं, कितनी हैं, उसको निकाला जाता है। तो ये वित्तीय वर्ष हो गया। दूसरा चीज़ है कि घरेलू सीमा। एक शब्द आया है घरेलू सीमा। ये जब भी हम लोग ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट पढ़ेंगे तो ये जो घरेलू सीमा है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करेगा। यानी कि घरेलू सीमा के अंतर्गत चाहे कोई भी व्यक्ति अगर कोई उत्पादन करता है तो वो जीडीपी में उसको जोड़ा जाता है। तो घरेलू सीमा जो है मुख्य और मेन पार्ट है इस जीडीपी का। इसके अलावा एक शब्द है अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य। अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक या बाजार मूल्य। तो इसका मतलब क्या हुआ
अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का बाजार मूल्य, यानी कि जो भी वस्तुएं वहाँ पे उत्पादित की जाएंगी घरेलू सीमा के अंतर्गत, उन वस्तुओं का चाहे उन सेवाओं का जो बाजार मूल्य होगा, उस बाजार मूल्य को इस जीडीपी में जोड़ा जाएगा। तो ये तीन चीज़ें हैं, एक वित्तीय वर्ष, घरेलू सीमा और अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का बाजार मूल्य। तो इसको, इन तीनों शब्दों को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं हम लोग। जैसे एक वित्तीय वर्ष तो समझ लिए कि 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक के समय को हम लोग एक वित्तीय वर्ष कहते हैं अपने देश में, यानी कि भारत देश की जहाँ तक बात हो रही है तो भारत में एक वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च के बीच के समय को। बाकी जो दूसरा शब्द है घरेलू सीमा, घरेलू सीमा में दो चीज़ें हैं। एक तो है कि इसमें लोग कौन कौन से रहते हैं। तो घरेलू सीमा में 2 तरह के लोग रहते हैं। पहले तो यहाँ के इंडियंस रहते हैं और दूसरे यहाँ पे फॉरेनर्स रहते हैं। 2 तरह के लोग रहते हैं और दोनों के द्वारा, यानी कि इंडियंस के द्वारा और फॉरेनर्स के द्वारा जो वस्तुएं उत्पादित की जाएंगी, चाहे जो सेवाएं उत्पादित की जाएंगी, उन सब का योग जो है इस जीडीपी में जोड़ा जाएगा। दूसरी चीज़ें हैं घरेलू सीमा होती क्या है या इसका क्षेत्र कौन कौन सा होता है। तो घरेलू सीमा के अंतर्गत हम लोगों के देश में अगर लिया जाए तो भारत की जो बाउंड्री लाइन है या फिर इसकी जो भौगोलिक सीमा है, इसकी जो राजनैतिक सीमा है, इस सीमा को लिया जाएगा। इसके अलावा भारत के जो राजदूत विदेशों में बने हुए हैं, चाहे वो पाकिस्तान में बना हुआ हो, अमेरिका में बना हुआ हो, चाइना में बना हुआ हो, सारे देशों में भारत के राजदूत रहते हैं और दूतावास बना होता है। उस दूतावास में भारत के राजदूत रहते हैं और उसका जो एरिया होगा, उस दूतावास का जितना एरिया होगा, उस एरिया को भी हम लोग इस घरेलू सीमा में जोड़ते हैं, क्योंकि घरेलू सीमा को एक आर्थिक सीमा कहा जाता है। तो आर्थिक सीमा का मतलब कि सिर्फ घरेलू, यानी कि भारत की बाउंड्री लाइन से ही मतलब इसका नहीं है, भारत के बाहर भी भारत की घरेलू सीमा या आर्थिक सीमा होती है। जैसे दूतावास हो गया, कोई सैनिक अड्डा हो गया। जैसे सैनिक अड्डा हम लोग अभी जल्दी सुने थे कि अमेरिका का सैनिक अड्डा अफ़गानिस्तान में है, जो कि अभी कुछ दिनों पहले जो है अमेरिका उस सैनिक अड्डों को वहाँ से लेके अपने देश वापस चला गया है, चाहे लेके जा रहा है। तो ऐसे ही अगर कोई भी हवाई अड्डा भारत का अगर विदेशों में है तो उसका जो एरिया होगा वो भी हमारे भारत की घरेलू सीमा के अंतर्गत आएगा। तो ये 2 चीज़ें हैं इसमें घरेलू सीमा में कि इसमें कौन कौन से लोग रहते हैं। तो पहले तो इंडियंस रहते हैं, अधिकतर लोग इंडियंस ही हैं भारत में, और दूसरे जो हैं फॉरेनर्स हैं। कुछ फॉरेनर्स हैं जो भारत में रहते हैं और भारत के रिसोर्सेज से, यहाँ के संसाधनों का उपयोग करके कमाई करते हैं या कोई चीज़ उत्पादन करते हैं। और इसका जो क्षेत्र है घरेलू सीमा का, वो भारत तो है ये है, भारत के बाहर भी जैसे दूतावास वगैरह हैं, वो सब जो है भारत की घरेलू सीमा या भारत की आर्थिक सीमा के अंतर्गत आते हैं। तीसरी चीज़ें हैं वस्तुओं एवं सेवाओं का बाजार मूल्य। तो वस्तुओं एवं सेवाओं का बाजार मूल्य कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई एक कंपनी है, एक है कपड़ा की कंपनी, और इस कपड़ा की कंपनी में प्रति वर्ष जो है 1 करोड़ रुपए का उत्पादन किया जाता है। 1 करोड़ रुपए के कपड़े का उत्पादन किया जाता है। प्लस इसमें जो कर्मचारी लगे हुए हैं, मान लीजिए कि इसमें 5 कर्मचारी काम कर रहे हैं। पाँचों का जो 5 कर्मचारी काम कर रहे हैं और उसमें से एक का वेतन है 10,000 रुपये, 1 महीने का वेतन 10,000 रुपये है, तो 5 का वेतन हो जाएगा 1 महीने का 50,000 रुपये। तो 50,000 तो 1 महीने का वेतन हो गया पाँचों का। लेकिन अगर साल भर का, एक वित्तीय वर्ष का अगर हम लोग इनका वेतन निकालें तो वो हो जाएगा 50,000 गुणते 12, ये हो जाएगा 6 लाख।
ये हो जाएगा 6 लाख। तो 6 लाख रुपया इनका ये जो काम कर रहे हैं या जो सेवा दे रहे हैं, इन सेवाओं का मूल्य है 6 लाख रुपए। और 1 करोड़ रुपए का ये वस्तु बन रही है, 1 करोड़ रुपए की ये वस्तु बन रही है 1 करोड़ की। और जो सेवाओं का जो मूल्य है वो है 6 लाख रुपए। तो टोटल हो जाएगा यहाँ पे 6 लाख और जोड़ देते हैं, 1 करोड़ 6 लाख, यानी कि 1 करोड़ 6 लाख रुपए का एक कंपनी जो है उत्पादन करती है। एक वित्तीय वर्ष में एक कंपनी 1 करोड़ 6 लाख का यानी कि 6 लाख का उत्पादन करती है, जिसमें से 1 करोड़ रुपए जो उसने वस्तु तैयार किया है उसका बाजार मूल्य है, और 6 लाख रुपए जो उसने वेतन बांटा है अपने कर्मचारियों में, ये उसका बाजार मूल्य है 6 लाख रुपए। तो उसने 1 करोड़ 6 लाख रुपए का उत्पादन किया है। और जब हम लोगों के देश का जीडीपी जब तैयार किया जाएगा तो उस जीडीपी में इस 1 करोड़ 6 लाख रुपए को जोड़ा जाएगा। तो ये हमारा जीडीपी निकल के आएगा। तो जीडीपी में यही 3 चीज़ें हैं जिसको कि हम लोगों ने बारी बारी से समझ लिया है। अब जो है समझते हैं हम लोग जीएनपी। इससे पहले हम लोगों ने ये जो 3 चीज़ें समझे हैं, एक वित्तीय वर्ष, एक घरेलू सीमा। वित्तीय वर्ष में समझ लिए हैं कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का समय। घरेलू सीमा में कौन कौन से लोग रहते हैं और इसके क्षेत्र क्या हैं, इस चीज़ों को हम लोगों ने समझ लिया है। इसके बाद समझे हैं कि वस्तुओं एवं सेवाओं का बाजार मूल्य, वस्तु और सेवा का बाजार मूल्य कैसे निकाला जाता है, वो चीज़ें हमने आप लोगों को बताया है। लेकिन एक शब्द यहाँ पे छूट रहा है, वो है अंतिम। अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य। जैसे हमने बताया कि एक कपड़े की कंपनी है, तो कपड़े की कंपनी में कपड़ा तैयार करने के लिए सबसे पहले उसका कच्चा माल, जैसे एक किसान है जो कि 1000 रुपये का कपास का उत्पादन करता है। एक किसान 1000 रुपये का कपास का उत्पादन करता है और उस 1000 रुपये में वो अपने कपास को एक धागा बनाने वाली कंपनी को बेचता है। धागा बनाने वाली कंपनी क्या करती है कि उस कपास से धागा का निर्माण करती है और 2000 रुपये का धागा बनाती है। तो 2000 रुपये में वो एक कपड़ा बनाने वाली कंपनी को उस धागा को बेच देती है। अब कपड़ा बनाने वाली कंपनी क्या करती है कि कपड़ा बना लेने के बाद उस कपड़े को 3000 रुपये में वस्त्र निर्माण करने वाली कंपनी को उस वस्तु को बेच देती है या उस कपड़े को बेच देती है। अब लास्ट में जो वस्त्र बनाने वाली या रेडीमेड वस्त्र बनाने वाली जो कंपनी है, उस वस्तु से 4000 रुपये का अगर सामान बनाती है, तो जो 4000 रुपये उसने अगर उस वस्तु से 4000 रुपये का सामान बनाया, तो वही जो है वस्तु इस जीडीपी में काउंट किया जाएगा। यानी कि उस 4000 रुपये को भी इस जीडीपी में काउंट करेंगे। बाकी 1000 रुपये कपास जो किसान ने बेचा था, 2000 रुपये जो धागा बनाने वाली कंपनी ने बेचा था, 3000 रुपये जो कपड़ा बनाने वाली कंपनी ने बेचा था, इन सारी जो कमाई है उन लोगों की, उसको काउंट नहीं किया जाएगा। लास्ट में जो कमाई हो रही है कपड़ा बनाने वाली कंपनी से जो 4000 में बेच रहा है, वही जो है इस जीडीपी में काउंट किया जाएगा। तो इस अंतिम का जो मतलब हुआ वो इसी से मतलब इसका निकल जाता है। यानी कि लास्ट वस्तु का जो मूल्य होगा उसी लास्ट मूल्य को ही हम लोग इस जीडीपी में जोड़ेंगे। दूसरा जो शब्द आता है जीएनपी, यहाँ पे है जीडीपी, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, और यहाँ पे है जीएनपी यानी कि ग्रास नेशनल प्रोडक्ट। तो जब शब्द नेशनल आता है तो यहाँ सीधा सीधा मतलब हो जाता है कि उस राष्ट्र के लोगों से। इस नेशनल शब्द का सीधा मतलब हो जाता है राष्ट्र के लोग।
यानी कि इस राष्ट्र के लोग के द्वारा, यानी राष्ट्र के लोगों के द्वारा एक वित्तीय वर्ष में जितने भी वस्तुएं और सेवाओं का निर्माण किया जाता है, उन वस्तुओं और सेवाओं का जो मौद्रिक या बाजार जो मूल्य होगा वही उस देश का जीएनपी होगा। यानी कि इस जीएनपी में जो फॉरेनर्स उस देश में रहते हैं, चाहे हम लोगों के देश भारत की अगर बात हो, तो जो फॉरेनर्स हमारे देश भारत में रह के किसी वस्तु का निर्माण करते हैं, तो उन फॉरेनर्स की जो कमाई होती है उस कमाई को हम लोग जीएनपी में नहीं काउंट करेंगे। इसमें उसी कमाई को काउंट करेंगे जो कि किसी भारतीय के द्वारा कमाया जा रहा है, चाहे वो अपने देश भारत में कमा रहा हो या किसी दूसरे देश, पड़ोसी देश या सऊदी अरब में जाके कमा रहा हो, उसको काउंट करेंगे। तो जीएनपी निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इस जीडीपी में, जो जीडीपी आया था हम लोगों का, जीडीपी क्या था? जीडीपी में इंडियंस और फॉरेनर्स की कमाई थी। यानी कि जीडीपी का मान था, जीडीपी बराबर इंडियंस प्लस फॉरेनर्स का इनकम, इंडियन प्लस फॉरेनर्स का इनकम को हम लोग जीडीपी कहते थे। अब हम लोग जब जीएनपी निकालेंगे और जीएनपी का जीडीपी से जब हम लोग संबंध जोड़ने की कोशिश करेंगे, तो जीएनपी होगा हमारा, जीएनपी बराबर जीडीपी, जीडीपी इसमें से क्या करेंगे हम लोग, जीडीपी में ये भारतीयों का जो कमाई है उसको तो रहने देंगे, लेकिन जो ये फॉरेनर्स की जो कमाई है इसको हम लोग माइनस कर देंगे। यानी कि जो विदेशी लोगों की कमाई है इसको हम लोग माइनस कर देंगे। तो जो शेष कमाई बचेगी जीडीपी में से, अगर विदेशियों की कमाई माइनस करेंगे तो जो शेष जीडीपी बचेगी वो सिर्फ और सिर्फ इस इंडियंस की होगी। तो इस इंडियंस की, यानी कि भारत के रहने वाले लोगों की कमाई यहाँ पे जीडीपी है, बाकी इसमें से हम लोगों ने माइनस कर दिया है ये जो विदेशी व्यक्ति है इसकी कमाई को। और हम लोग इसमें जोड़ेंगे क्या, उन लोगों की आय जोड़ेंगे जो भारतीय हैं लेकिन विदेशों में जाके रहते हैं और विदेश से कमाई करके वहाँ से पैसा भारत में भेजते हैं। जैसे लोगों के, हम लोगों के आसपास के लोग सऊदी अरब में रहते हैं, जा कर के अरब में रहते हैं, तो इन लोगों की जो कमाई होती है वो वहाँ से जब पैसा भारत में भेजेंगे तो उस पैसे को यहाँ की जीएनपी में जोड़ा जाएगा। बड़ी बड़ी कंपनियाँ, चाहे टाटा की हो या फिर मुकेश अंबानी की हो, इन सभी कंपनियों का एक बड़ा बड़ा सेंटर विदेशों में बना हुआ है और उस सेंटर से बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसे या आय प्राप्त होती है। उस आय को हम लोग इस जीएनपी में जोड़ते हैं। तो इस जीएनपी को हम लोग कैसे निकालेंगे, तो जीएनपी बराबर हो जाएगा जीडीपी माइनस विदेशी आय, भारत में रहने वाले लोगों की विदेशी आय, फॉरेनर्स इनकम इन इंडिया, और इसमें जोड़ेंगे इंडियंस इनकम इन फॉरेन। अगर हम लोग, जो लोग विदेश में रहते हैं उनकी आय को हम लोग अगर यहाँ पे जोड़ दे रहे हैं तो इसको नाम दे रहे हैं हम आईएफ, और वैसे विदेशी जो भारत में रह रहे हों उसको हम लोग नाम दे रहे हैं एफआई, यानी कि फॉरेनर्स इन इंडिया प्लस इंडियंस इन फॉरेन। तो इसमें जो है हम इस सूत्र को ऐसे भी लिख सकते हैं कि जीडीपी प्लस ब्रैकेट कर देंगे और माइनस एफआई प्लस आईएफ। तो इसका जो, यानी कि जो भारत के लोग हैं विदेश में कमा रहे हैं, जैसे भारत के लोग विदेश में 5 लाख रुपए कमाए और विदेश का व्यक्ति जो भारत में रह रहा है वो 2 लाख रुपया कमाया, तो जो नेट कमाई होगी भारतीयों की
नेट फॉरेन इनकम जिसको बोलेंगे, नेट फॉरेन इनकम उसका मान हो जाएगा 3 लाख। अगर वो 5 लाख भारत के लोग विदेशों में कमाते हैं, 2 लाख जो है विदेशी लोग भारत में कमाते हैं, तो अगर हम लोग नेट फॉरेन इनकम अगर हम लोग निकालेंगे तो वो निकल के आएगा 3 लाख। तो 3 लाख जब निकल के आएगा तो यही 3 लाख रुपए इस जीडीपी में जुड़ जाएगा, इस जीडीपी में जुड़ जाएगा। और जब जीडीपी में जुड़ जाएगा तो हमारा जीएनपी निकल जाएगा। देखिए इस सूत्र को हम लोग थोड़ा सा और आसान बनाते हैं। जैसे इस जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस नेट फॉरेन इनकम, यानी कि विदेशों में कमाने वाले भारतीयों की आय में से भारत में कमाने वाले विदेशियों की आय जब घटाएंगे तो नेट फॉरेन इनकम तैयार होगा। नेट फॉरेन इनकम निकल के आएगा। तो नेट फॉरेन इनकम और जीडीपी को जोड़ेंगे तो दोनों मिला करके हमारा जीएनपी बनाएंगे, जीएनपी। तो हम लोगों ने समझा जीडीपी, जीएनपी, यानी कि जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, इन दोनों के बारे में, इन दोनों की परिभाषाएं हमने समझी, इन दोनों को कहते क्या हैं। जैसे एक बार हम लोग फिर इसका रिवीजन कर लेते हैं। जीडीपी को बोलते हैं हम लोग ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। जब सकल घरेलू जहाँ शब्द जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि घर के अंदर या फिर देश, जैसे हम लोगों का देश एक हमारा घर है, तो इस घर के अंदर जितनी भी कमाई हो रही है, चाहे वो भारत के लोग कर रहे हैं कमाई या फिर विदेश के लोग कमाई कर रहे हैं, उन दोनों की जो कमाई होगी और वे दोनों मिल करके जो वस्तु और सेवा का निर्माण करेंगे और उन वस्तु और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होगा या उन वस्तु और सेवाओं का जो बाजार मूल्य होगा वही जा करके इस जीडीपी में जोड़ा जाएगा और जीडीपी निकाला जाएगा। दूसरी चीज़ है जीएनपी। जीएनपी में राष्ट्र के लोगों से मतलब होता है, यानी कि किसी राष्ट्र के एक वित्तीय वर्ष में उस राष्ट्र के लोगों के द्वारा उत्पादित समस्त वस्तु एवं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य या अंतिम बाजार मूल्य जो होता है वही उस देश का जीएनपी होता है या ग्रास नेशनल प्रोडक्ट होता है। तो ये दो चीज़ें और इन दोनों को हम लोग पूरे डिटेल से समझ लिया। अब हम लोग समझते हैं ग्रास और नेट, ग्रास एंड नेट। एक ग्रास क्या होता है और नेट क्या होता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हमारी जो सैलरी है वो 60,000 रुपये है, लेकिन सब काट पीट करके हमको नेट 50,000 रुपये मिलते हैं। यानी कि सैलरी 60,000 है, काट पीट करके उसको मिलता है 50,000, यानी कि उसकी सैलरी है 60,000 रुपये। 60,000 रुपये उसकी सैलरी है और उसको मिल रहा है 50,000 रुपये। तो 50,000 रुपये और 60,000 रुपये में अंतर जो आ रहा है वो 10,000 का आ रहा है। जो 10,000 का अंतर आ रहा है इसको हम लोग कहते हैं मूल्यह्रास। इसको कहते हैं मूल्यह्रास या डिप्रेसिएशन इसको बोलते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिप्रेसिएशन। हम लोग इस ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट को जब हम लोग नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में बदलेंगे तो उसमें से मूल्यह्रास को घटा देंगे। जब मूल्यह्रास को घटा देंगे तो हमारा जो है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बराबर क्या हो जाएगा, जीडीपी माइनस मूल्यह्रास। आखिर ये मूल्यह्रास है क्या, इसको थोड़ा सा और हम लोग स्पष्ट कर लेते हैं कि ये मूल्यह्रास क्या है। तो मूल्यह्रास को समझने के लिए हम लोग एक उदाहरण लेते हैं और उस मूल्यह्रास को समझ लेते हैं। जैसे एक व्यक्ति है और उसने 30 लाख रुपए में एक बस खरीद लिया। एक व्यक्ति 30 लाख रुपए में बस खरीद लिया।
1 साल तक उसने उस बस को चलाया और उसने कमाई कर ली 20 लाख रुपए। 30 लाख रुपए की पूंजी लगाई और 20 लाख रुपए उसने कमा लिया एक वित्तीय वर्ष में। अब क्या होगा कि 1 साल के बाद जो ये बस है जिसका दाम 30 लाख रुपए है, उसका दाम जो है 30 लाख रुपए तो रहेगा नहीं, बस का दाम 30 लाख रुपए नहीं रहेगा, उसका दाम जरूर कुछ न कुछ घटेगा। मान लीजिए कि उसका दाम, उस बस का दाम 5 लाख रुपए घट रहा है, तो वो बस कितने में अब हो गई? 25 लाख में। यानी कि प्रेजेंट टाइम में उस बस का दाम जो है 25 लाख रुपए है। उसने जो पूरी कमाई की थी 20 लाख की कमाई की थी, लेकिन यहाँ पे जो बस का दाम है वो 5 लाख रुपया कम हो गया है, 5 लाख रुपये कम हो गया है। तो जब हम लोग इस 20 लाख में से माइनस कर देंगे 5 लाख, तो जो शेष बचेगा 15 लाख, ये होगा नेट कमाई उसकी नेट कमाई हो जाएगी 15 लाख। यानी कि ये जो 5 लाख माइनस हो रहा है यही है मूल्यह्रास। इसको घिसावट भी कहते हैं, मूल्यह्रास या डिप्रेसिएशन या घिसावट। यानी कि जब हम लोग ग्रास या टोटल कमाई में से मूल्यह्रास को घटाते हैं तो हमारा नेट कमाई या नेट आय प्राप्त होती है। इसी तरह अगर हम लोग जीडीपी में से जीडीपी को जब हम लोग, ये ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, इसको जब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में चेंज करेंगे तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बराबर हो जाएगा जीडीपी माइनस मूल्यह्रास। यानी कि ये जो टोटल है, टोटल में से जब हम लोग मूल्यह्रास घटा देंगे तो एनडीपी प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह ये जो एनएनपी है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, यहाँ पे था ग्रास नेशनल प्रोडक्ट यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद, यहाँ पे था सकल राष्ट्रीय उत्पाद, यहाँ पे है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट। इसको जब हम लोग निकालेंगे तो नेट नेशनल प्रोडक्ट को निकालने के लिए हम लोग जीएनपी में से मूल्यह्रास घटा देंगे। जब मूल्यह्रास घटा देंगे तो जो निकल करके आएगा वही होगा हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट। यही है हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो जो नेट नेशनल प्रोडक्ट है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, इसको जब हम लोग, ये तो अभी बाजार मूल्य के आधार पे है, जितनी भी काउंटिंग हम लोगों ने किया है सब बाजार मूल्य के आधार पे। यहाँ भी हमने बाजार मूल्य लिखा है, इस डिफिनेशन में भी हमने बाजार मूल्य बोला है। यानी कि हर जगह जो है ये सब जो काउंटिंग हो रही है बाजार मूल्य के आधार पे हो रही है। लेकिन जब इस नेट नेशनल प्रोडक्ट को या शुद्ध राष्ट्रीय आय को हम लोग जब लागत प्राइस पे निकालेंगे, लागत प्राइस पे या लागत मूल्य या फैक्टर कास्ट पे जब हम लोग निकालेंगे इसको, तो जो आएगा वही होगा हमारा राष्ट्रीय आय, वही हमारी राष्ट्रीय आय कही जाएगी। यानी कि जब नेट नेशनल प्रोडक्ट को, जब नेट नेशनल प्रोडक्ट को लागत मूल्य पे निकालते हैं तो उसी को हम लोग राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो हम लोगों ने समझ लिया कि जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, ग्रास एंड नेट क्या है, और एनडीपी और एनएनपी क्या है, और एनडीपी का जीडीपी से क्या संबंध है और जीएनपी का एनएनपी से क्या संबंध है। ये चीज़ें हमने समझ ली। लास्ट में हमको समझना है कि मार्केट प्राइस और फैक्टर कास्ट, मार्केट प्राइस और फैक्टर कास्ट, ये दो चीज़ें हमको समझनी है। जैसे कोई वस्तु है, किसी वस्तु को बनाने में 100 रुपये लागत आई है। जैसे कोई वस्तु है और उसको बनाने में 100 रुपये की लागत आई है। ये लागत जो होती है कैसे निकाली जाती है,
जब किसी वस्तु को बनाया जाता है, जैसे मान लीजिए कि सबसे छोटा उदाहरण हम लोग लेते हैं, एक समोसा बनाने वाला है। समोसा बनाने वाला सबसे पहले कच्चा माल लाएगा, कच्चा माल लाएगा, तेल लाएगा, गैस लाएगा, चूल्हा लाएगा। इसके बाद कुछ मेहनत करेगा, यानी कि श्रम करेगा, बिजली का खर्च भी उसको लगेगा, जहाँ पे जिस रूम में रह करके वो समोसा का निर्माण कर रहा है उसका किराया भी देगा, और लास्ट में अपना वो एक प्रॉफिट भी या लाभ भी रखेगा, और लाभ को रखने के बाद उस वस्तु को तैयार करेगा, और लास्ट में जो उसकी पूरी लागत आई है कच्चा माल से लेकर के जो सारी चीज़ें उसमें लगी हैं और उसका जो प्रॉफिट हुआ है, जब सब चीज़ों को जोड़ देते हैं तो लागत निकल के आती है। तो 100 रुपये की वस्तु तैयार होती है। जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु है वो 100 रुपये में तैयार हो रही है, इसमें सब कुछ जुड़ा हुआ है। ये फैक्टर कास्ट है। फैक्टर कास्ट किसी वस्तु का 100 रुपये है। जब ये मार्केट में जा रही है तो इस वस्तु का दाम हो जा रहा है 150 रुपये। इस वस्तु का दाम कितना हो गया? 150 रुपये। तो ये 50 रुपये की बढ़ोतरी कहाँ से हो रही है? ये 50 रुपये की बढ़ोतरी जो होती है वो होता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब कि जो अप्रत्यक्ष कर होते हैं। जब लागत कास्ट में, फैक्टर कास्ट में जब हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ देते हैं तो वस्तु का जो मूल्य होता है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो इस लागत कास्ट में या फैक्टर कास्ट में 100 रुपये, चूँकि इसका फैक्टर कास्ट 100 रुपये था, इसमें 50 रुपये जब ये जोड़ा गया इनडायरेक्ट टैक्स तो इसका दाम बढ़ करके 150 रुपये हो गया। अब मान लीजिए उस वस्तु पे अगर सरकार कोई छूट दे रही है, सब्सिडी दे रही है, तो इस सब्सिडी को घटा देंगे। मान लीजिए कि वो सब्सिडी दे रही है 25 रुपये। इस 100 रुपये की लागत की जो वस्तु बनी है इसमें सब्सिडी जो है 25 रुपये है, तो इस वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा? 125 रुपये। 125 रुपये। जब हम लोग अप्रत्यक्ष कर में से, अप्रत्यक्ष कर यानी कि ये इनडायरेक्ट टैक्स में थे, इनडायरेक्ट टैक्स में से जब हम लोग सब्सिडी घटा देते हैं तो ये आता है हमारा शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। ये जो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर है इसको हम लोग नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी कहते हैं। नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो जब नेट इनडायरेक्ट टैक्स जब लगता है किसी वस्तु के ऊपर तो वो वस्तु लागत प्राइस से चेंज हो जाती है मार्केट प्राइस में। अगर कोई वस्तु फैक्टर कास्ट पे है उसमें जब नेट इनडायरेक्ट टैक्स जुड़ जाएगा तो उस वस्तु का जो मूल्य आएगा वही मार्केट प्राइस होगा, यानी कि इसी दाम पे वो वस्तु जो है मार्केट में बेची जाएगी। यानी कि अगर मार्केट प्राइस में से हम लोग नेट इनडायरेक्ट टैक्स को अगर घटा देते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को अगर हम लोग घटा देंगे तो वस्तु का फैक्टर कास्ट पता चल जाएगा। तो ये जैसे ये NNP है, NNP में से जब हम लोग NNP माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो जो भी आएगा वही हमारा राष्ट्रीय आय होगा। नेट नेशनल प्रोडक्ट माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स बराबर राष्ट्रीय आय। तो ये रहा हम लोगों का आज का टॉपिक, राष्ट्रीय आय। हमारे समझ से ये सभी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ चुकी होंगी और बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होंगी। इस टॉपिक का
सारी चीज़ें जो है हम लोग आज डिस्कस किए हैं और सभी चीज़ों को एक अच्छे तरीके से समझे हैं और हमारे समय से ये सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी और बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होंगी। इस पाठ का एक पेज का नोट भी हमारे इस वीडियो में मिल जाएगा और हमारे अर्थशास्त्र के सभी वीडियो में एक पेज का नोट अवेलेबल रहेगा सारे वीडियो में। आप जो है उस नोट्स को एक बार पढ़ लेंगे, ये वीडियो देख लेंगे, इसके बाद जो क्वेश्चंस पेपर हैं उसको अगर आप लोग हल कर लेंगे तो मेरी 100% की गारंटी है कि कोई भी परीक्षा आप लोग देंगे, आर्थिक जगत से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसको आप लोग मिस नहीं करेंगे।